नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर साफ कर दिया है वो सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन था। हालांकि भारत सरकार इसको पहले ही साफ कर चुकी थी कि एनपीआर में किसी के दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे और किसी के आगे डाउटफुल सिटीजन नहीं लिखा जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने यह भी साफ किया है कि एनआरसी, सीए नहीं एनआरसी पर सरकार में अभी किसी तरह की चर्चा नहीं हुई है। इस बात को 4 फरवरी को गृह मंत्रालय ने संसद में मनीष तिवारी के सवाल के एक लिखित जवाब में साफ कर दिया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, अगर सबसे बड़े मुद्दों पर कंफ्यूजन हट गया है तो फिर क्यों नहीं शाहीन बाग जैसे आंदोलन वापस लिए जाते। यही मांग हो रही थी, गृह मंत्री स्पष्ट करे। गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा आज दिल्ली दंगों पर संसद में बहस हुई, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में पहले ही हो चुकी है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल आज का दूसरा निकला है, वो यह है दिल्ली में फसाद के लिए फंड मैनेज करने वाले कौन कौन लोग थे। दिल्ली पुलिस प्रवर्तन निदेशालय की टीम की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और पीएफआई संगठन की गतिविधियां एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। 53 लोगों की जान ले लेने वाले दंगे में हर पहलू पर जांच की जा रही है। आज रतनलाल के 7 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े तो 85 साल की अकबरी देवी के 2 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए। हिंसा में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों को दर्द से गुजरना पड़ा, लिहाजा जांच और गिरफ्तारी को धार्मिक चश्मे से देखना ठीक नहीं। यही सवाल आज संसद में भी उठा। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में दिल्ली हिंसा पर जोरदार चर्चा हुई। विपक्ष की ओर से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी ने मोर्चा संभाला और सरकार दिल्ली पुलिस पर लापरवाही का आरोप दिल्ली पुलिस पर लापरवाही का आरोप विपक्षी नेता लगाते रहे। जवाब में बीजेपी के धुरंधर भी मैदान में आए। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तानी सीनेट की उस रिपोर्ट को संसद में उठाया जिसका खुलासा न्यूज नेशन ने 6 मार्च की खोज खबर में किया था कि किस तरह पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में जहर घोलने के लिए एक साजिश भरी नीति पर काम करता है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का एक एक कर जवाब दिया। उन्होंने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे एनपीआर प्रक्रिया पर कहा कि किसी को एनपीआर से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी संदिग्ध यानी डाउटफुल लिस्ट में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि इसी बात पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा था कि अगर एनपीआर में हम गए तो हमें डाउटफुल बना दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी को भी डाउटफुल सिटीजन नहीं बनाया जाएगा, वो भी संसद के फ्लोर पर। सबसे बड़ी बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखिए संसद में दिल्ली हिंसा से लेकर एनपीआर तक की बड़ी बहस। अध्यक्ष भारत में आए हो, मैं रिकॉर्ड पर एक स्पष्ट कर दूं, इसके लिए आधार डेटा का हमने उपयोग नहीं किया है। कल गलतफहमी से कोई मीडिया ने चला दिया। मैंने सदन में यही कहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड दोनों के डेटा जो है वो हमने फेस आइडेंटिफिकेशन के लिए उपयोग किए। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस सदन को ये भी कहना चाहता हूं कि किसी की जान चली गई, कोई अपाहिज हो गया, किसी का घर जल गया और क्या निजीता की बात करें। पुलिस को अधिकार होना चाहिए मान्यवर कि जिसने दंगा किया है इसको वैज्ञानिक तरीके से लेकर कोर्ट के सामने खड़ा करे और कठोर से कठोर सजा देने की। और मान्यवर, इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन का भंग नहीं किया है। मैं स्पष्टता के साथ कहता हूं, एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। और तीसरा, कोई डीबी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं किसी को। अब मेरी बात तो समझ लो, किसी को इस देश में किसी को एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात आप बता दीजिए। मैंने बताया ना, जिसकी इंफॉर्मेशन खाली होगी उसको डी में डाला जाएगा, जो आपने कहा। अरे सुनो ना, अरे बैठ जाओ मान्यवर, मुझे पूरी बात कहने दो। अरे पूरी बात तो कहने दो, बैठ जाओ पहले। 1 मिनट मुझे सुनकर बताओ, 1 मिनट। अरे मुझे सुनकर बताओ, पूरी बात सुनो पहले पूरी बात सुनो। 1 मिनट। राइट्स पर चर्चा हो रही है। एनपीआर के लिए आप मेरे साथ कभी भी, गुलाम नबी साहब आइए, 1 या 2 दिन की प्रायोरिटी में मैं आपको समय दे दूंगा।
और हम सार्थक चर्चा करेंगे, अधिकारियों को भी उपस्थित रखेंगे, जिससे सारे भ्रमों का निरसन हो जाए। और बाद में मैं ये विनती सारे विपक्षी दलों को करता चाहूं, बहुत हो गया, सीए और एनपीआर पर भ्रांति बंद करने का समय आ गया है। नहीं मगर उसमें आ जाओ ना भाई, उसमें आ जाओ ना डायरेक्ट भाई, आप भी आना, आप भी आना। तो बड़ी बात कही गृह मंत्री ने आज कि एनपीआर के बाद चूंकि दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे हैं, किसी को भी संदेहजनक सिटीजन यानी डाउटफुल सिटीजन नहीं बनाया जाएगा। यह सरकार की बड़ी घोषणा है। इससे पहले प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में साफ कर चुके थे कि एनआरसी नहीं आएगा। इसके बाद सरकार ने कई मौकों पर संसद के अंदर साफ किया, लेकिन आज जो अंतिम विषय था वो भी दूर हो गया सरकार की तरफ से, और सरकार ने बाकायदा आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद जैसे 2 वरिष्ठ नेताओं को बातचीत के लिए निमंत्रित किया है, ताकि इस मुद्दे पर अगर कोई कंफ्यूजन अब भी बचता है तो दूर हो सके। इसके अलावा 6 मार्च को खोज खबर में जो पाकिस्तान की साजिश का खुलासा किया गया था कि कैसे दूसरे चैनल के थ्रू पाकिस्तान यहां पर आतंक और अलगाव को भड़काने के लिए पैसे भेज रहा है, आज उसकी बात सुधांशु त्रिवेदी ने संसद में की और उस रिपोर्ट का जिक्र किया, न्यूज नेशन की उस खबर का जिक्र किया। यह पाकिस्तान की सीनेट कमेटी की रिपोर्ट है, अक्टूबर 2016। आप में से कोई चाहे तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए उसमें बिंदु क्रमांक 8 पर क्या लिखा जा रहा है। इंडियाज ओन fault line in their alienated Muslim, Sikh, Christian, Dalit as well as the growing Maoist insurgency should be highlighted, और इसके लिए 2 थिंक टैंकों का साथ लेना है। और आगे लिखते हैं मोदी एंड हिज आरएसएस आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व शुड बी टारगेटेड। अब 9 नंबर बिंदु पे क्या लिखा है सभापति महोदय? द कॉम्प्रिहेंसिव आउटरीच टू दोज सेगमेंट्स ऑफ इंडियन पब्लिक ओपिनियन विच आर अपोज टू मोदी and his anti-Pakistan policies, including political parties, media, civil society organization, and human rights groups should be reached. हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई जान के मिलना चाह रहा है, परंतु आप समझिए कि कितना गहरा षड्यंत्र हो सकता है। ये 3 साल पहले से यह बात चल रही थी और हम उस चीज से अनजान नजर आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप इस बात को समझना चाहें कि जो कुछ हुआ, तमाम संगठनों के अकाउंट में पैसा आया और समय समय पे निकलता गया और उसी के साथ बहुत कुछ दिखता चला गया, क्या यह हमें समझ में नहीं आता कि यह षड्यंत्र कहां से शुरू हो रहा है? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब यह चीज आई है ना, अगर यह इस तरह की षड्यंत्र हमारे पड़ोस में की जा रही है तो कभी सीधे नहीं आता है, वो एक आवरण लेके आता है। रावण कभी सीधे सीता हरण करने नहीं आया था, साधु का वेश बना के आया था। और इस बार एक नया आवरण दिखाई पड़ा, आजादी। हमको चाहिए आजादी। साहब अध्यक्ष जी, मैं बचपन से लेके किशोरावस्था वहां से युवावस्था पार कर गया, हमें तो यही पता था आजादी कांग्रेस ने दिलाई, किताबों में पढ़ा, गांधी बाबा ने दिलाई, नेहरू जी ने आजादी का संघर्ष किया। और अब कांग्रेस के नेताओं के ऐसे वीडियो आते हैं कि दूध में हुए बच्चों के सामने आजादी। अरे कौन सी आजादी? तो क्या वो स्वीकार करते हैं कि आजादी नहीं मिली? आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने तो आजादी का वो दौर भी देखा होगा। हमारे तो नेता प्रतिपक्ष जी के नाम में ही आजाद है, फिर भी उनकी पार्टी आजादी की डिमांड कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं इस आजादी बहुत खतरनाक था। पहले इस आजादी में अंदर आए माओवादी, फिर अंदर घुसे नक्सलवादी, फिर इसमें घुसे जिहादी, फिर इसमें आए बगदादी और फिर इसमें आए जल्लादी, मगर नहीं दिखी आजादी। तो सुधांशु त्रिवेदी ने बड़े जोर शोर से अपनी बात कही, लेकिन आज बहस का जो मुद्दा है वो ये है कि क्या शाहीन बाग जैसे आंदोलनों को अब खत्म नहीं हो जाना चाहिए। 3 सबसे बड़े मुद्दे थे। सीएए, पहला सीएए वापस लो, सीएए किसी भारतीय नागरिकता को लेता नहीं है। दूसरा मुद्दा था कि एनपीआर आएगा, दस्तावेज मांगे जाएंगे, सिटीजन्स को डाउटफुल बना दिया जाएगा और उसके बाद देश से निकालकर डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। अब एनपीआर के अंदर डाउटफुल का कोई क्लॉज है ही नहीं। संसद के अंदर गृह मंत्री ने साफ कर दिया है और एनआरसी पर प्रधानमंत्री खुद साफ कर चुके हैं कि इस पर कोई विचार नहीं हुआ है और संसद में ऐसा ही जवाब गृह मंत्रालय 5 फरवरी को दे चुका है। सीधा सवाल मैं पूछूंगा, शाहीन बाग के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, वैचारिक तौर पर इस आंदोलन को समर्थन करने वाले लोग हमारे साथ हैं। मेरे साथ मुदस्सिर हयात जी हैं जो एक शाहीन बाग के एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ सतीश प्रकाश जी हैं जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दलित चिंतक हैं, साथ ही साथ तहसीन पूनावाला है जो बार बार शाहीन बाग गए हैं, भाषण उन्होंने दिए हैं।
संगीत रागी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, विक्रम सिंह साहब हैं, एक्स डीजीपी हैं यूपी के। इनसे हम सेकंड फेज में बात करेंगे, क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर यूपी से रॉयटर्स क्यों आए, कौन लेकर आया, कैसे दंगाई वहां से पहुंच गए और ये पीएफआई का कनेक्शन क्या है। इसके अलावा मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तुषदेश प्रकाश जी हैं, एडवोकेट अमित साहनी हैं, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठाते रहे हैं कि शाहीन बाग का रास्ता खुलना चाहिए, लेकिन तारीख पर तारीख शाहीन बाग के मसले पर सुप्रीम कोर्ट से मिलती रही। सीधा सवाल मेरा मुदस्सिर हयात जी आपसे, आज तो सब कंफ्यूजन दूर हो गए, अब शाहीन बाग बंद होना चाहिए। एनपीआर में नो डाउटफुल का क्लॉज नहीं है, एनआरसी आ नहीं रहा है, सरकार साफ कर चुकी है सीए वापस नहीं लेंगे, इसका किसी भी भारतीय नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। क्या अगले 24 घंटे में शाहीन बाग को बंद नहीं हो जाना चाहिए? देखिए, आप कह रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीए में जो कंफ्यूजन तो शुरू से ही है, अभी भी क्लियर नहीं है। बताइए ना क्या है, बताइए, देश जानना चाहता है। सरकार किसने चुनी है? आवाम ने चुनी है, पब्लिक ने चुनी है। डेमोक्रेसी में सरकार कौन चुनता है? अब सरकार ये चुन रही है कि ये हमारा वोटर होगा। डेमोक्रेसी किस आधार पर चलती है मुदस्सिर हयात साहब, ये बताइए। पब्लिक ओपिनियन पे चलेगी, पब्लिक बहुमत पर चलती है, बहुमत पे चलती है, बहुमत बिल्कुल सही। अब बहुमत पे चलती है और बहुमत से चुनी सरकार ने कानून बनाया है, संसद के अंदर कानून बना है, अगर उस पर भी आपको ऑब्जेक्शन है तो आप सुप्रीम कोर्ट गए। सरकार को वोटर्स ने चुना है, वोटर्स ने चुना है ना, वोटर्स को चुनेंगे। ये कोई बात हुई सरकार की? देख, गोल गोल जलेबी मत बनाइए मुदस्सिर हयात साहब, साफ बोलिए, अब क्या कोई बेसिस बची है इस सीएए विरोध के, शाहीन बाग के आंदोलन को, जिसने दिल्ली को बंधक बना रखा है? मुझे ये बताइए, संसद के अंदर ये जवाब दिया गया, ये व्हाट्सएप कर देता हूं आपको। आएगी नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने यही कहा है, उन्होंने यही कहा है। अभी विचार चल रहा है, ये बात विचार नहीं हुआ है, विचार चल रहा है, विचार नहीं हुआ है। मुदस्सिर हयात साहब ऐसे शब्दों से मेरे साथ मत कहिए, फंस जाएंगे आप, फंस जाएंगे। विचार नहीं हुआ है, सरकार का पहले ये स्टेप था कि बयान मौजूद है, आज के बयान में, पिछले बयान में सबका अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा फर्क नजर आएगा, थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। मैं मुदस्सिर हयात जी, मैं एक बात बताता हूं, बड़ी पुरानी कहावत है, मेरी मां लखनऊ की जी बोला करती थी, शक की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। तो आपके मन में शक हो गया ना, इसकी दवा नहीं है, अब आपके पास शाहीन बाग आंदोलन का कोई बेसिस नहीं है। आपने एक झूठे विमर्श पर इस आंदोलन को खड़ा किया था, तहसीन पूनावाला, अब सब पॉइंट्स क्लियर हो गए, शाहीन बाग 24 घंटे में साफ हो जाएगा। आप जाएंगे वहां पर कह के कि जितने आपके मुद्दे थे क्लियर हो गए, कोई डाउटफुल नहीं रहेगा, एनआरसी नहीं आने जा रहा है इतने विरोध के बाद। और साथ ही साथ आज ये भी कह दिया गया साफ साफ तौर पर कि एनआरसी में कोई दस्तावेज नहीं, नो डाउटफुल सिटीजन, सीए का भारत के नागरिकत्व से कोई लेना देना नहीं। अब बताइए, अब किस बात के लिए आंदोलन होगा, किस बात के लिए देश को बंधक बनाया जाएगा, किस बात के लिए दंगे करवाए जाएंगे? वापस लीजिए इसको। शुक्रिया दीपक जी, मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा, उम्मीद है कोई उसे इंटरप्ट नहीं करेगा, और आपको भी जो सवाल है मैं संक्षेप में अपनी बात रखता हूँ, आप उसमें फिर मुझे काउंटर करेंगे, मैं उसके जवाब दे दूंगा। सबसे पहली बात, अगर आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री की बातों पर विश्वास होना चाहिए, वही गृह मंत्री है, आपके दर्शकों को याद दिला दूँ, जिन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था कि फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ कोई केस नहीं, और जब फारूक अब्दुल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट गए, मैं जब सुप्रीम कोर्ट गया था, तब उन पर उन्होंने गलत केस लगा दिया, झूठ उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था। ये वो पार्टी जिसने सुप्रीम कोर्ट में कहा था बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होगी, उसके बाद बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, उनके एक चीफ मिनिस्टर एक दिन के लिए जेल में भी गए। डिबेट ये नहीं, डिबेट हमें कानूनी डिबेट करना है। अगर होम मिनिस्टर साहब कहते हैं एनपीआर के बाद कोई एनआरसी नहीं होगा, जिससे प्रधान, जी सर, मुद्दे की बात करो, जी सर, मैं उसी पे कर रहा हूँ, जी सर, मैं उसी पे कर रहा हूँ, अगर आप मुझे मौका दे सर, उसी पे कर रहा हूँ सर, मैं उसी पे, और 370 के कारण शाहीन बाग रोका है, तो ये बता दो, मैं उसी पे कर रहा हूँ। हो गया सर, वो टॉपिक हो गए, मैं इसी पर आ रहा हूँ। अगर एनपीआर पर जो हम होम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, यकीन करना, और 80 साल की बुजुर्ग मुस्लिम महिला मारी गई, अंकित शर्मा नाम का, आपने मुझे शो पे बुलाया, अगर मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा तो क्या मतलब है सर? सर मैं अगर आपने मुझे शो पे बुलाया, अगर मैं अपनी बात नहीं रख पाऊं, दर्शकों को समझ में नहीं आएगा, मैं रख देता हूं अपनी बात संक्षेप में, आप कीजिए ना मुझे काउंटर। ठीक है सर, अगर हमें होम मिनिस्टर साहब और प्रधानमंत्री साहब की बातों पर यकीन करना है, तो फिर उसका प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। सबूत सिर्फ एक ही है
कि जो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है जिसे 2003 में वाजपेयी जी ने अमेंड किया था, उसे दोबारा से चेंज कर दे और प्रधानमंत्री जी एनआरसी का प्रोविजन निकाल दे, क्योंकि वो तो सोच रहे हैं एनआरसी के बारे में, नहीं आने वाला है। दीपक चौरसिया साहब कह रहे हो मुझे आप पे पूरा यकीन है, तो प्रोविजन ही निकाल दे कानून से, क्यों नहीं निकाल रहे आप प्रोविजन? आप तीसरी बात ज्ञान लेकर आ रहे हैं तहसीन पूनावाला, ये भी बता दीजिए कि कितने खातूनों को ये पता है कि ऐसा कोई सिटीजनशिप एक्ट एग्जिस्ट भी करता है? आप लोग क्यों झूठ की बाइनरी बहुत अच्छे सवाल आपने पूछा। ये वो खातून है जी सर, ये वो खातून है जिन्होंने, जिस व्यक्ति ने कहा मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, जैसे दुर्योधन ने कहा था, उसे 1 इंच क्या आज पार्लियामेंट में 1 किलोमीटर पीछे कर दिया। ये वो खातून है, इनको मैं सजदा करता हूं, इनके सामने मैं अपना सर झुकाता हूं। तो भैया हो गई ना, आपने खुद ने कहा 1 किलोमीटर पीछे कर दिया। अब मान लीजिए अमित शाह हार गए, देश को, दिल्ली को बंधक बनाना तो छोड़िए, मान लीजिए, मैं खुद कह रहा हूं अमित शाह कानून बदली कर दीजिए, आप कानून बदल दीजिए। इस बिना पे अगर आपको खुश होना है कानून बदलिए। मैं शाहीन बाग का आंदोलन वापस ले रहा हूं, मैं जाके अपील करूंगा। अब तो आप खुद बोल रहे हैं सरकार पीछे हट गई। जब तक कानून में प्रावधान नहीं आएगा, सरकार को पीछे, कानून में प्रावधान आना चाहिए। किसमें आना चाहिए? कानून में प्रावधान आना चाहिए। कानून ये कहता है कि डाउटफुल आप मार्क होगे, कानून ये कहता है एनआरसी आएगी, वो प्रावधान होना चाहिए। अच्छा, वो प्रावधान होना चाहिए। ये संसद क्या है, मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर गृह मंत्री कुछ भी बोल के निकल सकते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है क्या? उनके बातों पर आपको भरोसा है ना, मुझे भरोसा है, उनकी बातों पर उनको खुद को भरोसा नहीं है। आंदोलन की क्रेडिबिलिटी बहुत जीरो है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला। मुदस्सर भाई, आपके जितने डाउट है आज क्लियर हो चुके हैं। आप मुझे बता दीजिए सीएए में क्या आपत्ति है? सीएए का भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना है? जवाब दीजिए। लोग अपनी पैसे, अपना टाइम, अपना वक्त, अपना एनर्जी सब कुछ लगा रहे हैं बात को सरकार को समझाने के लिए। सरकार का एक छोटा सा नुमाइंदा भी वहां आया हो तो आप बता दीजिए। अरे अमित शाह ने कहा मुझसे बात करने आ जाओ, आप 5000 लेके चले गए, तो आप 10 नियुक्त कर दीजिए, होम मिनिस्ट्री से आ जाएगी। बना के तो आप देंगे, होम मिनिस्ट्री बना के देगा। नहीं, होम मिनिस्ट्री बता देगा, 5 लोग आ जाए तो डॉक्टर शोएब जब चिल्लाने लगेंगे। अरे पुलिस किसके पास है? पुलिस वही सेलेक्ट करती है। अगर पुलिस आपको उठा के मार के उठा देती है ना, तो आप सबसे पहले बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ इस देश में अन्याय हो रहा है। आप सबसे पहले यही बाइनरी बोलते हैं। रोक रही थी, वहीं से कहते हैं आप 5 लोग चलिए, 10 लोग चलिए। किस 5 लोगों को कौन चुनता? पुलिस चुनती, पब्लिक चुनती, पब्लिक चुनती ना, तो पब्लिक चुन के 5 लोगों को लेके अगर बात से अपॉइंटमेंट मांग लेती, गृह मंत्री से अपॉइंटमेंट मांग लेती। बात करने के तरीके बहुत होते हैं और ना बात करने के तरीके भी बहुत होते हैं। मुदस्सर भाई, देखिए बात नहीं करनी थी। मुदस्सर भाई, आप शाहीन मैं बाग वही समझाना चाह रहा हूं कि ये सरकार का रवैया ये है कि पब्लिक सरकार चुनती है, ये सरकार ये सोच रही है कि वो वोटर्स को चुनेगी। वोटर्स चुनते हैं सरकार को। ठीक है, सोच अलग है। 4 साल बच्चे हैं सरकार के, भूलिए मत। 4.5 साल बच्चे हैं, बिल्कुल 4.5 साल बच्चे हैं अभी, भूलिए मत। और आप ही ने चुना है, इस देश की जनता नहीं चुना है, इस देश की जनता नहीं चुना है। मैं ये कब मना कर रहा हूं? प्रजातंत्र बहुमत पे चलता है और आप लोग बहुमत वाली सरकार का सम्मान नहीं करते। बिल्कुल सम्मान कर रहे हैं, उन्हीं के सामने बात रख रहे हैं। उनके सामने बात नहीं रख रहे हैं, आप दिल्ली को जला रहे हैं। शाहीन बाग की चिंगारी ने दिल्ली को जला दिया। दिल्ली को शाहीन बाग ने नहीं जलाया। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अभी सुधांशु जी कह रहे हैं 6 साल से सरकार है, सुधांशु जी कह रहे हैं कि 3 साल पहले रिपोर्ट आ गई कि पाकिस्तान का हाथ है, तो क्यों नहीं 3 साल से सरकार किसकी थी? क्या कह रहे थे आप समझ ही नहीं पा रहे, वो क्या कह रहे थे आप समझ ही नहीं पा रहे, और समझ पा रहे तो समझना नहीं चाह रहे। सतीश प्रकाश जी, आज राज्यसभा में बोल रहे थे, जय भीम और जय मीम का नारा आप लोगों ने चला रखा है, जिसको अंबेडकर ने खुद अपनी किताब थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में रिजेक्ट कर दिया था। मुझे लगता है कि अब सीएए, जिसका भारतीय लोगों से कोई लेना देना नहीं, सरकार इसको वापस नहीं लेगी। एनपीआर में नो डाउटफुल क्लास है, एनआरसी आ नहीं रहा है, कोई विचार नहीं हुआ है, तो इसके बाद तो ये आंदोलन वापस होना चाहिए। किस झूठी बाइनरी पे देश को कितना जलाया जाएगा? नहीं, आपको क्या भीम वाले इस देश के नागरिक नहीं है या मीम वाले इस देश के नागरिक नहीं है ना? उनको ये अधिकार नहीं है। आप अपनी तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं, आप मंदिर में जा सकते हैं। अगर आप सुनिए ना, अगर अंबेडकर बाबा साहब के अनुयायी अगर जय भीम का नारा लगाते हैं तो आपको दिक्कत होती है ना, आपसे सवाल पूछा जाता है ना, भीम से इसलिए डरते हैं ना। आप सुनिए मेरी बात को, नारा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनआरसी सुनिए, रावण जैसे, अरे भाई ठीक है ना, लगाएंगे ना, ये दलित मूवमेंट का हिस्सा है। आपके नारे थोड़ा लगाएंगे, आप रोज घंटी बजाएं, आप रोज घंटी बजाओ ना मंदिर में जाकर के। हमने आपसे पूछा है क्या? आपसे थोड़ा ही पूछा है। अगर हम जय भीम की बात करते हैं, आपको क्या दिक्कत होती है?
आतंकवाद है क्या? मना नहीं किया है, मैं खुद जय भीम बोलता हूं। जय भीम से आपको क्या दिक्कत है बताइए? जय भीम के साथ जय भीम मत जोड़िए, वो बाबा साहब की आइडियोलॉजी नहीं है। नहीं, अरे भाई आप राम राम जी करते करिए, आप रोज करिए, क्या दिक्कत है? सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। करते थे, आप नीम से तो आज डर रहे हैं, हम हजारों साल का दलितों का मूवमेंट है। ये लड़ाई हमारी सामाजिक परिवर्तन की, व्यवस्था परिवर्तन की जारी रहेगी। और इस देश में जहां जहां मानवता मरेगी, भीम के अनुयायी मानवता को मरने नहीं देंगे। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, और हमने इस देश से वादा किया है कि इस देश के संविधान की हत्या होने नहीं देंगे। एक बात। दूसरी बात, एनआरसी का एनेक्सर है CAA, एनपीआर आप क्यों कराना चाहते हैं? आप बताइए ना, आप कौन सा डाटा लेना चाहते हैं? इस देश में 1931 के बाद 2011 में जातीय जनगणना हुई। सरकार के पास ओबीसी क्या बोल रहे हैं सतीश प्रकाश जी? मुद्दे पे तो बात कर लीजिए, ठीक है, मुद्दे पे तो बात कर लीजिए। एनपीआर मनमोहन सिंह के टाइम हो चुका है, तब आपको डाउटफुल नहीं लगा था उसमें। एनपीआर मनमोहन सिंह के टाइम हो चुका है। हाँ तो अरे भाई वो तो बात करने को राजी है, वो बात करने को राजी है, वो विपक्ष के नेताओं को बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, पर आपको तो राजनीतिक एजेंडा फिट करना है, आपको शाहीन बाग जिंदा रखना है। सीधे चलता हूँ सुदेश वर्मा के पास। सुदेश वर्मा आप बताइए कि क्या शाहीन बाग जैसे आंदोलन की 2011 में है, और यही सब बातों को सरकार एक स्टेटमेंट के जरिए फिर से क्लेरिफाई क्यों नहीं कर सकती? हालांकि उन्होंने संसद कहा है, जो इस देश की सर्वोच्च संस्था है। दीपक जी, सीए तो बहाना है, इलेक्टेड सत्ता निशाना है, क्योंकि इनको पता लग गया कि अब अगले 20 साल तक कोई और सरकार नहीं आने वाली। कांग्रेस जिसका दामन पकड़ रहे थे या बाकी पार्टियां, तो इन्होंने एक इजाद किया मेथड। 25-26 जगह शाहीन बाग के मॉड्यूल्स के एजिटेशन हो रहे हैं, और करीब हजारों जगह हैं, जब 500 तो बिहार में ही है। मुझे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होती है, 5 साल की किराएदारी है पूरे देश में। आपको जनता ने क्या ये पूरे सत्ता को ठप कर सकते हैं? आप सुनिए, ये एक एक्सपेरिमेंट सुन रहा हूं आपको भी, अगर हमने पार्लियामेंट में क्लैरिफाई कर दिया, सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया, पहले भी पुरानी चीजें ले रही, बात भी ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये अपने ही रट को लगाए रहेंगे। लेकिन सुदेश जी, अगर एक साथ क्लेरिफिकेशन चाहते हैं, अगर शाहीन बाग वाले मिलना चाहते हैं, तो एक बार फिर से अपील कर दीजिए कि शाहीन बाग के 10 लोग आए, मिलके चले जाएं, कर दीजिए। दिक्कत क्या है? देखिए, ये तो गृह मंत्री जी ने बहुत बार बता दिया कि जो मिलना चाहता है आ जाए, उनको नहीं समझ में आता वो समझा देंगे। लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री शाहीन बाग जाए, गृह मंत्री शाहीन बाग जाए, तो ये न्यायोचित नहीं है। इस तरह के अगर आप ये माइंडलेस ग्रुप जो है डेमोक्रेसी के ऊपर चाहता है कि प्रिवेल करे, तो ये नहीं हो सकता। चलिए, मैं यही सवाल मुदस्सिर हया जी के पास। पार्लियामेंट में यही तानाशाही है आपकी। आपने सड़क घेर ली, वो तानाशाही नहीं है। आपने सड़क घेर ली, आपने मुदस्सिर हया जी, आपने सड़क घेर ली, आपने 50 लोगों को शाहीन बाग की आग से मरवा दिया। सुन लीजिए मेरे सवाल का जवाब, उधर मुझसे बात कर लीजिए। मुदस्सिर हया जी, आपने शाहीन बाग के नाम पर दिल्ली को जला दिया, शाहीन बाग की चिंगारी ने दिल्ली को जला दिया। अरे क्यों जाफराबाद में जाकर बैठ गए थे? ट्रंप के सामने देश की बदनामी करना चाहते थे ना, ट्रंप के सामने। तभी सबसे पहले डीसीपी को मारा गया, महिलाओं ने उसका हेलमेट उतारा, अभी तक वो आईसीयू में पड़ा हुआ है। रतन लाल नाम के कांस्टेबल की, मैं वीडियो दिखाऊं भाई, वीडियो दिखाओ। अमित शाह को मारने का, अमित जी पूरी दिखाई जाएगी। पुलिस के साथ दंगा कहां से शुरू हुआ? 2 बजे जाफराबाद चांदपुर से शुरू हुआ, जहां सबसे पहले पुलिस पर अटैक किया गया। सबसे पहले पुलिस पर अटैक करके आपने दंगा भड़काया है। आपसे सीएए का विरोध कर रहे लोगों ने दंगा भड़काया है। ओपन चैलेंज करता हूं मैं। विरोध करने वाला नहीं भड़काया, कपिल मिश्रा ने दंगा भड़काया। आके वही तस्वीरें दिखाएंगे, आकर वही तस्वीरें दिखाएंगे। अफसोस कि कुछ गेस्ट को ले नहीं पाया मैं, इसके बाद लूंगा। इस बहस को जारी रखेंगे।
कपिल मिश्रा को जेल में डालिए, अनुराग ठाकुर को जेल में डालिए, वारिस पठान को जेल में डालिए, शर्जील इमाम को जेल में डालिए, सबको डालिए, लेकिन ये झूठी बाइनरी खड़ी की जा रही है कि सीएए से नागरिकता चली जाएगी, इसके नाम पर चल रहे आंदोलन को भी खत्म किया जाना चाहिए। अमित शाह से पूछूंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इनको सड़क पर बैठने का राइट दिया है। ब्रेक के बाद